बच्चे मासूम होते हैं, अपने आसपास के खतरे को भांप नहीं सकते। जिसे अपना मान लिया उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि कहीं आसपास कोई घात लगाए बैठा है। इंस्पेक्टर अंकुश देशपांडे। भाई साहब, ये सर, यहाँ से कोई बच्चा गायब है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके पड़ोसी ने फोन किया था कि आप यहाँ से एक बच्चा गायब हुआ है, 24 घंटे हो चुके हैं। शायद हमारे पड़ोसी का बच्चा गायब है। सर किसी ने गलत खबर दी होगी आपको। खबर गलत है या सही वही पता करने हम यहाँ आए। और अगर ये खबर गलत है तो आपको हमारे अंदर जाने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों की शक्लें बता रही हैं कि आप लोग डरे हुए हैं। देखिए, घबराइए नहीं, हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए। ऐसे केसेस में एक एक पल कीमती होता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। आप लोगों ने अपने बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? परसों, उस दिन उसका 5वां बर्थडे था। आस पड़ोस के कुछ मेहमान आए थे और हम लोग उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर आदि। 12 बजे के बाद हम आदि को सुलाने ले गए। ये देखो आदि के गिफ्ट्स। अरे वाह, मेरे गिफ्ट। मम्मा मम्मा, मुझे अभी मेरे गिफ्ट देखने हैं। नहीं बेटा, हम कल देखेंगे ना सारे गिफ्ट। अभी चलो सोना है, चलो चलो। नहीं मम्मा, चलो अभी सोते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे अभी मेरे गिफ्ट देखने के। अभी नहीं, कल देखेंगे गिफ्ट। चलो चलो सो जाओ। नो, चलो चलो। गुड बॉय ना। गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय। आदि, आदि, अंदर हो तुम। आदि, ध्रुव, आदि तुम्हारे कमरे में है? नहीं तो क्यों, अपने कमरे में नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आदि नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। आदि, क्या हुआ दिव्या? भाभी पता नहीं आदि कहाँ चला गया। अरे अरे यहीं पर बाहर खेल रहा होगा कहीं, मैं देख के आता हूँ। आजा तू मेरे साथ। परेशान मत हो, खेलने गया होगा। हाँ, आपने आदि को कहीं पर देखा है? नहीं तो। तूने देखा क्या आदि को? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन हुआ क्या पता नहीं, सुबह से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तू परेशान मत हो, चल मिलकर ढूंढते हैं। चलो चलो। आदि तो बहुत छोटा है, खुद से दरवाजा भी नहीं खोल सकता। कहाँ जाएगा? आ जाएगा वो किसी दोस्त के घर पे चला गया होगा। कल रात को वैसे भी उसका बर्थडे खराब हो गया था ना। मम्मा, अगर किडनैप हुआ होगा तो... चुप कर अनिका, कुछ भी बोले जा रही है। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, ये सब जो तू फालतू के टीवी शो देखती रहती ना, उसका नतीजा ये कुछ भी बोलती है। हमारे आदि को कोई किडनैप क्यों करेगा? हम करोड़पति थोड़ी ना है। भाभी देखो ना, ये क्या बोल रही है। हेलो हेलो, तुम्हारे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? दिव्या, कौन बोल रहा है? नहीं कर सकता, अभी देखो ना। हेलो, कौन बोल रहा है? और मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को मैंने किडनैप किया है। क्या? अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो
तो गलती से भी पुलिस को फोन मत करना। नहीं नहीं भाई साहब प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। आपको जो चाहिए मैं दूंगा प्लीज, लेकिन बताइए तो सही आपको चाहिए क्या? मैं फिर फोन करूंगा। सुनिए, हेलो हेलो हेलो, ये कौन है? क्या हुआ भैया? बोलो ना। हेलो हेलो, आदि को किडनैप हो गया? चुप कर, चुप कर। भाई साहब हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं नहीं, उसने पुलिस को खबर करने से मना किया है। हेलो, अपने बच्चे को देखना है तो जू आ जाओ। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? बच्चे को जिंदा देखना है या नहीं? ठीक है, मैं जू आता हूँ, पर आना कहाँ है? हेलो हेलो, आदि नहीं भाई साहब वो हमको लगा। ओके आदि, आदि को देखो। हेलो हेलो, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? हम लोगों ने जू में हर जगह देखा, तुम लोग कहीं नहीं दिखे। अगर अपने बेटे से मिलना है तो जल्दी से अंधेरी आ जाओ। अंधेरी? हमने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अपना बर्थडे भी वो ठीक से मना नहीं पाया, अपने गिफ्ट्स भी नहीं देख पाया। काश कि उस रात देखिए सर, किडनैपर ने ना पुलिस को फोन करने से मना किया था। आप घबराइए नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस केस पर हम सादे कपड़ों में ही पूछताछ करेंगे। अब ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, बिजनेस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर? किसी पर कोई शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। शिंदे सर, इनके लैंडलाइन फोन के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। एमटी एनर को केस की अर्जेंसी बताओ। 1 घंटे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एक काम करो सर, तब तक इनके फैमिली के बाकी मेंबर से पूछताछ करो। यस सर। केक कटने के बाद दिव्या आदि को उसके कमरे में ले गई। बस तभी देखा था मैंने, उसके बाद नहीं। सर मैं पार्टी के बाद तुरंत सो गया था, मुझे सुबह कॉलेज जाना था। सर मैं मेहमानों को नीचे छोड़ने गया था और जब वापस लौटा तब तक आदि अपने कमरे में जा चुका था। सब मुझे नहीं पता कि आदि अपने कमरे में कब चला गया, क्योंकि मैं फोन पर थी। आदि कमरे में गया, मैंने किचन की थोड़ी साफ सफाई की और फिर मैं भी सोने चली गई। आप सबके अलावा पार्टी में और कौन कौन लोग थे? बस 4-5 पड़ोसी थे बस। ठीक है शिंदे सर। साहब कल 2 बजे के करीब मेरी आंख लग गई थी। ड्यूटी पे सोते हो? हाँ, क्या सिक्योरिटी दोगे तुम लोगों को? यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ साहब। चलो दिखाओ कहाँ है। यहाँ है सर कैमरा। दूसरा कहाँ है? एक कैमरा यहाँ है सर। और कहाँ है? एक सर एंट्रेंस के पास है लेकिन वो खराब है सर। दिखाओ जरा। ये वाला खराब है? हाँ सर। जिस कैमरे से ये पता चलता है बिल्डिंग में कौन आया कौन गया वही खराब है। क्या मतलब वहां फिर कैमरा लगाने का? जाओ काम पे। ये वाला करो। जी मैं पार्टी में था। रात को करीबन 12:15 बजे पार्टी खत्म हुई और मैं घर आ गया। सुबह जब मैंने विनोद को लोगों से आदि के बारे में पूछते हुए सुना तब मुझे पता चला कि आदि गायब है। इनफैक्ट आप लोगों को फ़ोन भी मैंने किया था।
आपको विनोद के परिवार के बारे में कभी कुछ अनयूजुअल सा लगा? नहीं साहब, जैसा और लोगों के घरों का माहौल होता है वैसा ही उनका है। बहुत प्यार है उनका आपस में। लड़ाई झगड़े कभी कभार हो ही जाते हैं, जॉइंट फैमिली है ना सर। लेकिन एक बात है, विनोद है बहुत सरल और समझदार। इनफैक्ट उसने अपने बड़े भाई अशोक की डेथ के बाद उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला है, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पे है। आप काम क्या करते हैं? एक छोटी सी फैक्ट्री है सर। पर पार्टी जल्दी ख़त्म कर दी थी उन लोगों ने। पार्टी जैसा कुछ था भी नहीं। एक्चुअल में उस हंगामे के बाद सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। हाँ? अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? मेरा फोन गिरा दिया। स्टूपिड। क्यों चिल्ला रही है? तेरा फोन तो नहीं टूटा ना? ये ना हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, एक मिनट चैन से नहीं बैठने देता। तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ? ध्रुव, अपने काम से काम रखा कर। मेरे को मत बोल। तू कैसे बात कर रही है मेरे से ऐसे? तो और क्या करूं? अनिका, ऐसे बात करते हैं क्या अपने बड़े भाई से? अनिका, ध्रुव, क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसको बोलो ना। मुझसे क्यों बोलेंगी वो? यार लेकिन तुम लोग बात बात पर झगड़ते क्यों हो? एग्जैक्टली। अब सबको मेरी गलती नजर आएगी ना, किसी को आदि की गलती तो नजर आएगी नहीं। लड़का जो है, अगर इतनी लड़के की चाहती तो मैं क्यों? अनिका, देखो बहुत हो गया। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? चाचू, आप ना ही बोले ना तो ज्यादा बेटर होगा। मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। बड़ों से ऐसे बात की जाती है? प्लीज बुआ। अनिका, ऐसा नहीं करते बेटा। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर। आदि के ऊपर कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल लड़का जो है ना, उसको तो आप सब अपने सर पर रखेंगे ना। इनफ अनिका, बहुत बोल लिया तुमने। तुम चलो अंदर। Oh my, why should I go? I am not going. अनिका, अंदर चलो। चलो चलो। सर, भाई बहन में तो झगड़ा होता ही है ना, कौन से घर में नहीं होता? बट इसका मेरे बेटे के किडनैप होने से क्या लेना देना है? देखिए, उस रात या उससे पहले जो कुछ भी हुआ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे शक के दायरे में सब लोग हैं, आपके पड़ोसी भी और घर वाले लोग भी। किडनैपिंग के लिए कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। लड़के के कमरे में भी हमें कोई अनयूजुअल बात दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग में आपका कोई बहुत ही करीबी शामिल है। घर में कोई ऐसा है जिसे आदि पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, उससे नफरत करता हो, उसे नुकसान पहुंचा सकता हो। विनोद जी, मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। मेरी बेटी अनिका का हाथ नहीं हो सकता इसमें। मैं कह रही हूँ आपसे। मैंने कब कहा उसका हाथ है? लेकिन मेरे सवाल के बाद जिस तरह से आपने उसकी तरफ देखा, उस नजर ने बहुत कुछ बताया हमें। साफ साफ बताइए, आपकी बेटी की आपके बेटे से क्या नाराजगी है? देखिए, आपके छोटे बच्चे की जान खतरे में है। हमें सच सच बताइए ताकि उसे ढूंढने में हमारी मदद हो। दरअसल अनिका हमारी बड़ी बेटी है। अनिका और आदि में 10 साल का फर्क है, लेकिन अनिका को कभी आदि पसंद ही नहीं था। वो क्या है ना, उसे लगता था कि क्योंकि आदि लड़का है, हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसकी ज्यादा परवाह करते हैं। पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। हमने कभी दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझा। मुझे लगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर एक दिन यार, आज इतना मजा आ रहा है। आ जाओ यार। पर आज कुछ नहीं क्या पता है आप लोग को, है ना? यार सबसे पहले चाय पिलाओ प्लीज। प्लीज मामा, अरे हाँ, अरे मैंने इतने अच्छी पिक्चर्स लिखी है ना, सारी अपलोड करने वाली। एक मिनट जाओ, पहले शॉट ले लो। देखो कपड़े गंदे हो गए, पूरी रेत घुस गई। नो आई एम नॉट लिसनिंग। गो गो गो। अच्छा शूज तो हटा दो, वेट ना। आदि का? अरे यही होगा आदि। आदि आदि अरे यही होगा, देखो आदि। आदि 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 तुम्हारे साथ था ना? भाभी, मुझे लगा वो आप लोगों के साथ में। अनिका वो तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? अनिका? मामा, मैंने उसे बोला था कि चाचू की कार में बैठे। मतलब आदि रह गया? हे भगवान, चलो चलो वापस चलो, उसे ढूंढते चलो। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी जी, उसका नाम आदि है। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। हमारा आदि एक कांस्टेबल को मिला,
वो तो अच्छा था कि हमने आदि को घर का फोन नंबर याद करवाया था। बहुत रो रहा था वो। हमें लगा कि आदि हमसे गलती से पीछे छूट गया है, मगर बाद में उसने रोते रोते बताया कि दीदी ने उसे जानबूझकर वहां पर छोड़ दिया था। तब हमें पता चला कि अनिका आदि से कितनी नफरत करती, लेकिन वो इतनी हद तक नहीं जा सकती। हो सकता है उसने ना किया हो, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर ये किया हो। जो भी हो, हमें अनिका से बात करनी है। हाँ, आदि पर कभी कभी गुस्सा आता था और एक बार उसे बीच पर छोड़ भी आई थी, पर उसके बाद कुछ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और किडनैपिंग सर, मैं किडनैपिंग सोच भी नहीं सकती सर, इतनी बुरी भी नहीं हूँ सर। क्या हुआ? अनिका, अनिका, क्या हुआ भाभी? ऑल सेट। मिस्टर विनोद, हमने आपके घर के फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर दिया है और एक कांस्टेबल 24 घंटे आपके फोन उठाइए। हेलो। बच्चा चाहिए तो पैसे का इंतजाम कर। लेकिन कम से कम मेरी आदि से बात तो करवाइए। पहले पैसा, उसके बाद बातचीत। कल सुबह तक 5 लाख रुपए इकट्ठा कर और मेरे कॉल का वेट कर। और अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो कोई होशियारी मत करना। हेलो हेलो। 30 सेकंड से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ट्रेस नहीं हो पाएगा। विनोद जी, आपको पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए मुश्किल है कल सुबह तक 5 लाख का इंतजाम करना, लेकिन हमें हर प्रिकॉशन लेनी होगी। और अब अगर किडनैपर का फोन आए तो उसे बातों में उलझाए रखिएगा, क्योंकि कॉल ट्रेस करने के लिए हमें कम से कम 30 सेकंड चाहिए। ओके। अकाउंट में तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं। बाकी के 3 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे पास ध्रुव के फीस के लिए कुछ पैसे रखे हैं। मामा वो पैसे आप दे दो, आदि की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। भैया मेरे पास तो सिर्फ कुछ गहने ही हैं, अब इतनी रात को उन्हें कहाँ बेचेंगे? ये लो 50,000। भाई साहब, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? ठीक है, तो अभी भी सब मिला के सिर्फ 2.5 लाख रुपए बनते हैं। हमें और 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, शायद उनसे कोई हेल्प मिल जाए। आप अपनी डेली की रूटीन को चेंज मत कीजिएगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसकी जो भी रूटीन है प्लीज उसे फॉलो कीजिए। मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ, भगवान से आज आदि की लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगी। मुझे एक नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। अनिका, बेटा तुम कॉलेज जाओ। सर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, बस अब उसके कॉल का इंतजार है। अब की बार अगर कॉल आए तो 30 सेकंड से पहले कॉल को डिस्कनेक्ट करने मत दीजिएगा, बातें करते रहिए उसके साथ, क्योंकि हमें कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय चाहिए। अब उससे पूछिएगा कि आप अपने बेटे से बात करना चाहते हैं। कुछ भी इंतजाम करने से पहले आपको ये इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वो सुरक्षित भी है या नहीं। भाई
मैंने 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। शाबाश। अब पैसे का बैग उठा और 1 मिनट, पहले मुझे अपने बेटे की आवाज सुननी है। चुपचाप सुन। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। पैसे का बैग उठा और लेकिन मुझे विश्वास तो होना चाहिए कि तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया है। देखो, मुझे आवाज सुननी है बस। ये तू नहीं कह रहा है, तेरे पीछे खड़ी पुलिस बोल रही है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सर ना कोई यूनिफॉर्म में है ना पुलिस की गाड़ी है, तो किडनैपर को कैसे पता चल रहा है कि हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? हर बात 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर रहा है वो। इसका मतलब घर का ही कोई है जो किडनैपर को इन्फॉर्म कर, या फिर कोई पड़ोसी। सर मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना कि आप लोग बीच में मत पड़िए। विनोद जी भरोसा रखिए हम पे, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। शिंदे वो कॉल रिकॉर्ड्स जल्दी मंगवाओ, पता करो वो नंबर किसका था और कहां से आया था। सर पहले 3 कॉल के रिकॉर्ड्स आते ही होंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सुनिए, आप कुछ हो जाए ले लो, मेरा आदि लौटा दो मुझे प्लीज, मेरा बच्चा लौटा दो मुझे प्लीज। घर के बाहर आ जाओ, एक तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिसेस दिव्या प्लीज इसे छूइए नहीं। शिंदे सर, आसपास लोगों से पता करो, शायद किसी ने उस आदमी को ये बॉक्स रखते हुए देखा। और हाँ, इस उंगली का डीएनए टेस्ट करवाओ और इसके माँ बाप के डीएनए से मैच करो। पता करो कि ये उंगली वाकई आदि की है या नहीं, और मुझे ये रिपोर्ट्स जल्दी चाहिए। केस अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था। किडनैपर ने बच्चे की एक उंगली काट कर तोहफे के तौर पर भेजी थी, लेकिन क्या वो वाकई आदि की थी? किसी ने किडनैपर को पैकेट रखते नहीं देखा था। पुलिस इतना सीक्रेटली काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके होने का पता किडनैपर को चल चुका था, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि घर में ही कोई था जो उसे हर पल की जानकारी दे रहा था। हेलो, देख लिया अपनी आंखों से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब वही करो जो मैं कहता हूँ। पैसे का बैग लेके बाहर आ जाओ, बैग खोलो और पैसे जमीन पे डालो और उसके बाद आग लगा दो। फिर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। हेलो, क्या कहा उसने? मिस्टर विनोद रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? विनोद जी हट जाइए, क्या कर रहे हैं आप? सर मुझे करने दीजिए, मेरे बच्चे का सवाल है प्लीज। मिस्टर विनोद, इस बात में अब कोई डाउट नहीं है कि इस किडनैपिंग में या तो आपके घर का कोई शामिल है या आस पड़ोस का। एक काम कीजिए, आप लोगों को जिन पर भी शक हो उन लोगों के नाम की एक लिस्ट बना के हमें दीजिए। किडनैपर का मोटिव हमें पता चलना चाहिए। ये तो जाहिर है कि उसने ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं की, कोई पर्सनल एंगल है। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके बच्चे की जान बचाने के लिए हमारे लिए यह करना जरूरी है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, अच्छी तरह से सोच समझ के सबके नाम की लिस्ट दीजिए। हो गई लिस्ट? हाँ। किस किस पर शक करें? सब पर? ठीक है, सारी डिटेल्स ऑफिस में भेजो, मैं बाद में बात करता हूँ। सर ये रही वो लिस्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा कोई अपना ऐसा कर सकता है, जबकि मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तो भला कोई क्यों मेरे बेटे को किडनैप करके उसकी... मिस्टर विनोद, जो बहुत करीब होते हैं ना, वही ठीक से नजर नहीं आते।
सर सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिए, हमें पता करना होगा, जल्दी जाना होगा सर। सर क्या हुआ, कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? नहीं अभी तक नहीं, हम 10 मिनट में आते हैं। चलो सर सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। वो हम पता लगा लेंगे मिस्टर किशोर, हमारे पास सबूत है। किडनैपर ने जिस नंबर से फोन किया था वो आपके ही एड्रेस का नंबर है। यह है वो बिल जिसे देकर नंबर लिया गया है। सर ये तो इसी महीने का बिल है और मैंने अभी तक तो ये बिल देखा भी नहीं। और वैसे भी सर फोन के सारे बिल मेरा बेटा पे करता है। हाँ सर, लेकिन इस बार मेरा दोस्त अपने घर का बिल पे करने जा रहा था, उसने कहा वो हमारा भी कर देगा, उसी ने हमारे लेटर बॉक्स से बिल निकाला। कौन है वो दोस्त, नाम क्या है उसका? सर ध्रुव कहाँ है? ध्रुव यही है, क्या हुआ? शिंदे लेके आओ उसे। सर ध्रुव चल चल सर, अरे सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? अपने कजन को तुम्ही ने किडनैप किया ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग क्या मत बोलो, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर। सर पहला कॉल जब आया था तो मैं यही घर पर ही था सर। मैंने बस किडनैपिंग का फायदा उठाया ताकि मैं चाचा चाची को परेशान कर सकूं। सर लेकिन मुझे सच्ची नहीं पता कि आदि कहाँ पर है। मैंने तो बस चाचू से बदला लेने के लिए कॉल किया था। हमने क्या किया था ध्रुव, जो तुम हमसे बदला लेना चाहते थे? बताओ ध्रुव, क्या किया था हमने? ऐसा तूने क्यों किया बेटा? तेरी मत मारी गई थी, अब कल तेरी खास चढ़ गई थी क्या? बोलो क्यों किए कॉल? सर चाचू हमेशा से चिल्लाते रहते थे, भाषण देते रहते थे। उन्हें लगता था कि जो वो कर रहे वही सही है और टॉन्ट मारते रहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी चाचू पापा तो है नहीं कि मैं उनकी हर बात सुनूं। तो सर मैंने ऐसे ही बस बदला लेने के लिए कॉल किया था। तो मुझे कसम से नहीं पता कि आदि कहाँ पर है। सर उसमें से सिर्फ 3 कॉल्स मैंने किए थे, वो पैसे वाला कॉल मैंने नहीं किया था सर। जरूरत थी तुझे करने। शिंदे ये ध्रुव कह रहा है कि इसने पहले 3 कॉल ही किए थे। ये नंबर किसका है? दहीसर से आया है, पता करो ये किसके नाम है और इसका एड्रेस क्या है। यस सर। और इसे लेके चलो पुलिस स्टेशन, चलो। हेलो, देखो तुमने जो कहा मैंने किया। आखिर चाहते क्या हो तुम? कब लौटाओगे मेरे बेटे को वापस? अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी एक और तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ बाहर नाके में। सर जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया है वो नंबर और एड्रेस दोनों ही फेक है, किसी और के नाम पे फोन नंबर लिया हुआ है। बच्चे की उंगली की डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, आदित्य की ही उंगली है सर। और बच्चे के कान की रिपोर्ट? सर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके घर वालों को खबर कर दी? यस सर। आखिर वो कौन है जिसने बच्चे को किडनैप किया है और अब कान काट कर भेजा? है तो कोई घर वाला ही। वो विनोद ने जो सस्पेक्ट की लिस्ट भेजी थी उनकी हिस्ट्री चेक कर। सर अनिका हो सकती? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्लानिंग उसने की होगी। पूछताछ के दौरान भी काफी हर्ट हुई थी। ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सर ध्रुव, उसके पास मोटिव तो है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि रैंसम कॉल्स भी ध्रुव ने नहीं किया था। शिंदे सर मैं क्यों करूंगी ये सब? कुछ साल पहले तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी,
आदि की उम्र का था वो। जी। क्या ये सच नहीं कि उसके बाद तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था? जी, आप सही कह रहे हैं। हर एक बच्चे के जाने का गम मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने भाई के साथ ऐसा करूंगी? हाँ? भैया देखो क्या बोल रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे ना करूं। मुझे सिर्फ मेरा आदि चाहिए बस। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मगर ये गुस्सा अब तक है। 3 साल बाद भी ये बात मुझे पता नहीं थी। भैया, जब आपको ऐसा लगता है तो मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए राय ही नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिलहाल आप कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आप उस आदमी पे शक क्यों नहीं करते जिसने मुझे इस हालत में यहाँ छोड़ दिया? कौन आदमी? मेरा पति बहुत नाराज था मेरी फैमिली से। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी की जान तक ले सकता है। बच्चे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। होता है जिंदगी में, क्या कर सकता है इंसान। लेकिन बदला तो एक्चुअली वो लेना चाहती थी। बच्चे की मौत के बाद इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं उसके साथ रह नहीं पाया, इसलिए छोड़ दिया उसे, अलग हो गया। उनको आप पे शक है? क्या? जी। पागल हो गई वो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी दोबारा शादी कर चुका हूँ और अभी अभी हनीमून से लौटा हूँ। मैंने अपना पास छोड़ दिया सर। आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। कोई तो है जो इसका साथ दे रहा है। पता करो ये नंबर किसका है और इसकी लोकेशन क्या है। मेधा के पति की कही हुई हर बात सच साबित हुई। अब शक के दायरे में थी सिर्फ मेधा, आदित्य की बुआ। वो हर रोज मंदिर जाती थी और शायद उसी वक्त वो फोन करती होगी। इतना तो साफ था कि मेधा ये सब अकेले नहीं कर रही थी, कोई और उसके साथ था। क्या मेधा इतनी शातिर थी? पुलिस पता नहीं कर पा रही थी कि कौन था इस जुर्म का भागीदार। इस एक शख्स से पूरा परिवार टूट चुका था, खासकर बच्चे की माँ। वो दिन रात बच्चे के खिलौनों को अपने सीने से लगाए बैठी रहती थी। अब इस केस की चर्चा होने लगी थी और अचानक पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला। पर क्या पुलिस बच्चे को बचा पाएगी? सर, वो मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए आने में इतनी देर कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस देर की वजह से हम बच्चे की जान ही ना बचा सके। तो तुमने उस आदमी को बॉक्स रखते हुए देखा? जी सर। और क्या क्या देखा? सर, उसने सड़क के किनारे बॉक्स रखा, मुझे सब बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसे आवाज दी, उसने पलट कर मुझे देखा, फिर वो वहां से भाग गया। हेलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। आज जब मैंने आदि के किडनैप होने की खबर सुनी तो सर मैं यहाँ आ गया। उसका हुलिया बता सकते हो? जी सर। शिंदे सर, इस स्केच को उस एरिया में सर्कुलेट करवाओ जहां से फोन आया था। यस सर। सर, रिपोर्ट। सर, लड़के के दूसरे बॉडी पार्ट की रिपोर्ट। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरा आदि नहीं मर सकता। मेरा आदि,
आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि दूसरे पार्सल में जो कान आया वो एक मरे हुए बच्चे का है। इसे पहचानते हैं आप लोग? सुनो जरा, एक मिनट। इसे देखा है? इसे पहचानते हो? सर ये तो किशन चाचा है। कहाँ रहता है किशन चाचा? सर इसी गली के लास्ट में उनका झोपड़ा है। करता क्या है? सर उनका नमक का कारोबार है। ठीक है, थैंक यू। सर, उस आदमी का पता मिल गया है। सर, इस शख्स का नमक का कारोबार है और जो पार्सल्स फैमिली को आए थे उसमें मेन नमक का पार्टी दोस्त थे। ओके सर। नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करो। जी सर। सर, कुछ खून के निशान भी हैं। खून? एक काम करो, क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है किशन नमक लाता कहाँ से है? नायगांव से लाता था। नायगांव कहाँ? नायगांव में इसके गोदाम में नमक का धंधा करता था। ये उसी बच्चे की लाश है ना? क्या दुश्मनी थी उस परिवार से? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, वो तो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया साहब। किसने बोला? मेधा ने? मामा, एक आप ही हैं जो मेरा दर्द समझ सकते हैं। मैं उन्हें उनके बच्चे के साथ हंसता खिलखिलाता हुआ नहीं देख सकती। मेरे मरे हुए बच्चे के लिए उनकी आंखों में ना कोई दुख है ना अफसोस। मुझे उनको सबक सिखाना है, सबको। बदले में आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। मेधा तो मुझे इतना बोली थी कि उस बच्चे को अपने पास रखना है और पैसे देकर छोड़ देना है। मुझे भी लगा कि वो शायद उस परिवार को सबक सिखाना चाहती है, दुख देना चाहती है। मुझे नहीं मालूम था साहब, पागल हो चुकी। वो मेरे को बोली कि उनको बोलो कि पैसों में आग लगा दो। मैंने मना कर दिया था साहब, लेकिन मेरे को धमकी दी कि वो पुलिस में मेरा नाम बता देगी। और एक दिन अचानक आई और बोली कि पुलिस ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम दोनों के भी नाम हैं और हमें गिरफ्तार भी कर सकती है। छुटकारा? ये क्या बोल रही तू? कोई रास्ता नहीं है मामा, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। एक काम करो, आखिरी निशानी के तौर पे इसका कान भेज दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा मामा। एक काम करना, इसकी लाश को नायगांव में कहीं ठिकाने लगा देना। 2-4 दिन गायब रहना, किसी को कोई शक नहीं होगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने दोबारा? हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां दिन ब दिन किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है।
एंगर मैनेजमेंट बिजनेस बन रहा है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है कि बैठकर ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आदित्य की मौत का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उसकी बुआ मेधा ने अपने प्रतिशोध के लिए उसकी जान ले ली और अंत तक उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। सर, बाहर एक आदमी है, उसके हाथ में बंदूक है। क्या? हाँ सर। मैंने मेरी पोती को गोली मार दी। अरे लवकर आटपा, शादी के रिसेप्शन में जाना है कि नहीं? हाँ बाबा, अरे मान ले, जल्दी करो। हाँ 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 बाबा, हम तैयार है। वो औरतों को पढ़ा से ले लो। ठीक है, तो बेटियों को क्यों तैयार किया? बाहर के माहौल में खराब करना है इनको? ये कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रहेंगे। बूटी के साथ खेलो तुम लोग। ये तुम्हारा खड़ूस बाप कितनी बकबक करता है, ऐसे तो कभी बंद नहीं होना का। चुप रहो। यहाँ क्या खड़ी है? अंदर जा, बहनों का ख्याल रख। पागल एक ना एक दिन किसी को स्वर्गवासी जरूर बनाएगी। तो सुबह तक खड़ी रहेगी ना, तो भी तेरा बाप नहीं आने वाला है। वो तो पी के दूध किसी गटर में पड़ा होगा। नमस्ते तानाजी भाऊ। अरे जाधव, ये बस जागा दे रही या बस। काय चाललंय तुझा? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जनार्दन है क्या देखने रे? काय को मैं उस पनौती का मुंह देखूं? उससे अच्छा मैं अपने कुत्ते का मुंह देख लूं। अरे एक गोसी आइक माझी, अगर वो इधर आए तो मेरे से दूर रखना उसको। हाँ बाबा अभी तक घर नहीं आए। गुड्डी, ऐसे नाइट साक्षी, मैं बाबा को ढूंढने जा रही हूँ। तुम सभी लोग घर पे रहना और कहीं जाना नहीं। गुड्डी का ध्यान रखना। और भी जरूरत पड़ेगा तानाजी को बोलने का।
अरे जनार्दन भाऊ, नमस्ते जनार्दन। नमस्कार नमस्कार। बहुत लेट हो गया आने में। हाँ, ये औरत लोग का मेकअप में टाइम। अरे ये मालिनी, नमस्ते बाबा, कैसे तू? चल चल चल, है ना भरत ना? अरे भाई, प्रताप जी को देखा कहाँ? हाँ, उधर फेंके पड़े। अच्छा ठीक है। बाबा 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 उठो बाबा, बाबा घर चलो बाबा, घर चलो। विवाह इन्होंने बहुत सारी पी रखी है, वो ऐसे नहीं मानेंगे, उनको उठा के ले जाना पड़ेगा। बाबा उठिए। बाबा उठो बाबा। बाबा उठा। चलो घर जाना है। बाबा चलो बाबा, बाबा घर जाना है। घर चलो, चलिए पहले घर चलते। बाबा बाबा संभालो, चलिए। हाँ काका, नहीं जाएगा। देख संग्राम को देख, कैसा ससुर की गोद में बैठा है। अरे लाइट कैसे चला गया? अरे क्या हुआ? संभाल के। थैंक यू। अरे कोई नहीं, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ? कब मारा तुमने उसे? 1 घंटा पहले? हाँ, इसी बंदूक से मारा विवावरी को। 2 गोली उसके सीने में उतार दी। क्यों मारा उसे? सटक गई थी मेरी। सटक गई थी मतलब? मतलब कुछ नहीं, सटक गई मतलब सटक गई। घर पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसे उठवा लो। साक्षी, सोनाली, गुड्डी, बाबा कहाँ है लड़कियां? कुठेत मुली? बाबा तीनों लड़कियां कहीं दिख नहीं रही। ये दोनों कौन है? मैडम, मैं इनकी बड़ी बहू। मेरी दोनों बेटियां गायब है। मैडम मेरी बेटी भी कहीं दिख नहीं रही है, और वो कमरे में खून पड़ा है। यहाँ तो सिर्फ खून है, अगर यहाँ पे मारा है तो बॉडी कहाँ है? नहीं पड़ी थी वो। मैडम हमारी बच्चियां कहाँ थी? जब हम शादी में जाने के लिए निकले तो इधर ही तीनों थी। उसके बाद बच्चियां कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने सिर्फ विवावरी को मारा है, बच्चों को मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारे पति कहाँ हैं? संग्राम कहाँ है? अजिंक्य कहाँ है? आपने मेरी बेटी गुड्डी को कहीं देखा? नहीं। मौशी, सोनाली साक्षी दिखी क्या? नहीं देखी। ताई ताई आमच्या गुड्डीला कुठे बघितलं का? नहीं। गुड्डी, गुड्डी, साक्षी, सोनाली। लड़की को वहां गोली मारी तो डेड बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? लगता है बच गई शायद। और बाकी लड़कियां वो कहाँ है? बोला ना, मैं गोली मार के निकल गया, मुझे नहीं पता। बेवकूफ समझता है पुलिस को? वहां से यहाँ तक चल के आया गोली मारने के लिए और बोलता है देखा नहीं लड़कियों को। मैडम मेरे सर पे खून सवार था, मेरा ध्यान और कहीं नहीं गया। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 3 लड़कियों ने विभावरी को खून से लथपथ देखा हो और फिर गांव के किसी डिस्पेंसरी में एडमिट किया हो सकता है, पता करवाओ। मैडम गांव के सभी डिस्पेंसरी में हमने चेक किया, विभावरी का कहीं भी पता नहीं चला। और बच्चियां काफी छोटी है तो उनके लिए ये विभावरी को उठा के डिस्पेंसरी लेके जाना मुश्किल है, पर फिर भी सवाल तो वही रहता है, बॉडी कहाँ है और ये बच्चियां कहाँ हैं?
अब चुप भी हो जाओ, मिल जाएगी। अरे तीनों इतनी छोटी है, कहाँ जाएंगी? खेलते खेलते कहीं दूर चली गई होंगी। तुम मत रो। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैडम मैं उसे मार के यहाँ से निकला, मुझे मालूम नहीं उसके बाद वो कहाँ गई। तुम्हें मालूम सब है, बताना नहीं चाहते हो क्योंकि तुमने उसे मारा ही नहीं है, किसी और का इल्जाम अपने सर ले रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? चल ठीक है, मान लिया तुमने उसे मारा है। वजह क्या थी मारने की, क्यों मारा? तुम्हारे घर से पुलिस स्टेशन आने के लिए 10 मिनट लगते हैं और तुम्हें पूरा 1 घंटा लगा। क्यों? 8:30 बजे तुम निकले, 9:30 बजे तुम हमारे पास पहुंचे। 10 मिनट पुलिस स्टेशन आने के, बाकी के 50 मिनट कहाँ थे? जी मैडम, तो मारकर मैं यहाँ से निकल गई, फिर बाहर वहां पर थोड़ी देर बैठा, सोचता रहा अब क्या करूं। ये भी सोचा कि खुद को भी मार लूं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपने आप को नहीं खत्म कर पाया। तावड़े, पुलिस स्टेशन लेके चलो उसको। यस मैडम। पवारिया में घुमा रहा है। पुलिस स्टेशन आने में इसने 1 घंटा लगा दिया क्योंकि उस 1 घंटे के बीच में इसे वो 3 लड़कियों को और बॉडी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि उन 3 लड़कियों ने इसे विभावरी का खून करते हुए देख लिया था। मैडम लेकिन इसे लड़कियों को गायब करके क्या फायदा मिलेगा? आणि तो तसा गुन्हा पण कबूल करतोय। पवार, उसके मकसद को समझो। उसने कबूल करने के बावजूद भी हम उसे नहीं पकड़ सकते, मर्डर का केस रजिस्टर नहीं कर सकते उसके नाम पर क्योंकि बॉडी नहीं है हमारे पास। 3 जिंदा लड़कियों को और 1 डेड बॉडी को ठिकाने लगाना किसी एक आदमी का काम नहीं है। मुझे लगता है इसके साथ और भी कोई तो शामिल है। इन सबकी गाड़ियां चेक करो। ओके मैडम। और पैसा पड़ लो। मैडम गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके बिना पर शक किया जा सके। इसका मतलब इन सबकी गाड़ियां भी क्लियर है। नहीं मिली। वे बाकी 3 बच्चियां भी लापता थी, जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। पुलिस के लिए केस एक चैलेंज था। केस को सॉल्व करने के लिए विभावरी की डेड बॉडी का मिलना और बाकी 3 बच्चियों का पता लगना बेहद जरूरी था। मैडम ये रहे जनार्दन की कॉल रिकॉर्ड। शायद हमारा शक सही निकला। कोई और भी ऐसा है जो जनार्दन ने हमें कहानी सुनाई उसको पूरी तरह से सुना सकता है, क्योंकि क्राइम होने से 10 मिनट पहले जनार्दन ने इस नंबर पर फोन किया था और उस वक्त यह नंबर जनार्दन के घर के आसपास ही एक्टिवेट था। पता करो ये हेल्पिंग हैंड कौन है, इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये सोपान कौन है जिसको तूने घर से निकलने के 10 मिनट पहले फोन किया था? ऊंचा सुनता है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू लॉकअप में है। ठीक है, अभी मुंह मत खोल। अब हम पता करवाएंगे कि ये सोपान कौन है और तुझे बताएंगे। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? बाबा को छोड़ के हम सब साथ ही गए थे। इधर वापस आके देखा तो विभावरी के कमरे में खून पड़ा हुआ था। बच्चियां सब गायब थी। बाहर निकले उनको ढूंढने के लिए और फिर। हाँ, सोपान कौन है? वो विभावरी का दोस्त। और ये जनार्दन घर के लिए कितने बजे निकला था? मैडम वो शादी के माहौल में कुछ मालूम नहीं पड़ा और वहाँ पे बत्ती भी गुल हो गई थी ना। ये जनार्दन और सोपान के बीच क्या लफड़ा है? बाबा को सोपान और विभावरी के प्यार व्यार का चक्कर चाहिए नहीं था। ये सोपान छोटी जात का है ना। सोपान! सोपान! हिम्मत! बाबा आप छोड़िए उसको। बाबा अरे इसके ला रहा है। अरे बाबा छुआ कैसे? आप कर दूंगा। मैडम पूरा घर विभावरी को समझा रहा था कि वो सोपान का साथ छोड़ दे, पर वो किसी की बात नहीं सुनी। मैडम सोपान गायब है, बहुत जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपनी इज्जत बचाने के नाम पे पोती को गोली मार दी। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा मैं। चलिए बात तो समझ में आई, पोती को क्यों मारा? सोपान को क्यों फोन किया था? उसे अकल सिखाने के लिए। अकल सिखाने के लिए कि धमकाने के लिए? वो आप जो भी समझो, लेकिन सच बात तो ये है कि उसी की वजह से ये खून खराबा हुआ है। खोटा बोलत नहीं है मी, चाहिए तो पूरे गांव से पूछ लो। जो भी किया है छाती ठोक के खुद से आपको आके बताया है। अब तक तो तूने एक खून कबूल किया है जिसकी अब तक बॉडी भी नहीं मिली।
बाकी तीनों पोतियां कहाँ है तेरी? और वो सोपान भी गायब है, मार दिया क्या उसे भी? अगर उसे मारता तो वो भी छाती चौड़ी करके आपको आके बताता था। हमारा संविधान समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जाति और धर्म के भेदभाव को नकारते हुए बराबरी का हक देता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी न जाने कितने लोगों के मन में रूढ़िवादी सोच अपनी जड़ें बनाए हुए है। आज भी बहुत से लोगों के घरों में न तो नारी के लिए कोई सम्मान है और ना ही एक दूसरे के लिए बराबरी की भावना। ऐसे लोग धर्म और जात को इंसानियत से बड़ा मानते हैं। अपनी ऐसी सोच पर उन्हें घमंड भी है और अपने इसी घमंड के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी लड़की पर कोई भी इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। मैडम, सोपान के भी कॉल रिकॉर्ड आ गए और इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जनार्दन सोपान का मालिक नहीं था, बल्कि सोपान और ही किसी के छत्रछाया में था। किसकी? जनार्दन की बहू मालिनी। मालिनी और सोपान के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी, बल्कि कत्ल के दिन भी मालिनी ने सोपान को कॉल किया था। ये सोपान का चक्कर अगर विभावरी से चल रहा था तो मालिनी से इतनी बात क्यों करता था? पवार, फैमिली से पहले पड़ोसियों से पूछताछ करो कि माजरा क्या है। क्या बोले साहब, मालिनी तानाजी शिंदे की लड़की है, बाप जैसी अकड़ है उसमें। कुछ दिन पहले इनमें बहुत दोस्ती हुआ करती थी। जमीन के वजह से इनमें आपस में झगड़ा होने की वजह से तनातनी चल रही है। अभी तो जनार्दन के बेटे के साथ शादी हुई ना, बेटी तो अपने सगे बाप की ही साइड लेगी। और इसी बात से उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। ये जमीन पहले भी मेरी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, समझा? तो ये तेरा लोफर गिरा मेरे ऊपर नहीं चलेगा, समझा? इस तरह से झगड़ने से समस्या का हल नहीं होता है। ये बात सारी बैठ के भी तो हो सकती है। तो समझाओ इसको पहले। समझा? मेरे को क्या समझाने? ये जनार्दन है ना, मेरे को आते जाते धमकी देता था हर वक्त, कुछ भी पन बोलता था वो किसके भी सामने। तभी मेरे को समझा कि इसके नाक में नकेल डालना पड़ेगा, नहीं तो ये जंगली सांड मेरे को जीने नहीं देगा, परेशान करता ही रहेगा। ऐसा ही मेरा बेटे को भी कुछ भी पन सुनाता था वो, एकदम दुखी करके रखा था, आप ये समझिए। तो सुखी होने के लिए क्या किया तुमने फिर? सोपन मेरा आदमी था। सोपन को हम लोग ने ही उसके घर पे काम पे भेजा था, मैंने और माली ने, ताकि वो उसके साथ कुछ कांड करे और बिरादरी वाले और गांव वालों को मैं तैयार करूं ताकि वो उसके मुंह पे थूके। और मौका मिला मुझे उस दिन, शादी के रिसेप्शन वाले दिन। इधर खड़े रह के रुआब झाड़ रहा है तू, लेकिन तेरे घर में जो बेशर्मी हो रही है उसका क्या? वो सोपन है ना, उसका यार, तेरी पोती उसके साथ रंगरलिया मना रही, नहीं दिखता तेरे को? हाँ, देख, मैं किसी का कार्यक्रम नहीं बिगाड़ना चाहता, नहीं तो अभी के अभी तेरे दांत तेरे हाथ में निकाल के देता। अभी देख, पूरा गांव तेरे पास आने वाले हैं जूतों का हार लेके, तेरी पोती की वजह से, समझा? हाँ, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी भी बहू बेटी बिगड़ जाए तेरी पोती के जैसे, समझा? जा जा संभाल लो तो जा। इसी मौके के लिए तो मैंने सोपन को वहां पे रखा था। मैंने देखा कि जनार्दन यहां से गुस्से में निकला है। मैंने तुरंत सोपन को फोन किया कि विभावरी को बिस्तर पर लेकर जाए, लेकिन वो वहां से निकल चुका था मैडम। लेकिन हाँ मैडम, वो उससे पहले उसके साथ ही थी विभावरी। तुम्हें कैसे पता वो विभावरी के साथ था? वो जब घर से निकला था तब उसने मुझे फोन किया था और उसने मुझे ये भी कहा था कि बाबा ने जो कुछ बताया वैसे वो कुछ भी करने वाला नहीं है। और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो विभावरी से सचमुच में प्यार करने लगा है और फोन काट दिया। उसके बाद जनार्दन ने क्या देखा घर में, क्या किया और क्यों किया, हमें कुछ नहीं मालूम मैडम। मैं घर पहुंचा। विभावरी के कमरे में जाके देखा तो वो कमीज की बटन लगा रही थी, बिस्तर बिखरा हुआ था। तो मैं समझ गया कि सोपान के साथ मिलके उसने अपना मुंह काला कर लिया। मैंने बंदूक उठाई और 2 गोली उसके सीने में उतार दी। उसी बिस्तर पर वो गिर गई। अगर वो वहीं गिरी थी तो उसकी लाश कहाँ है? और बाकी 3 बच्चियां कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। देख तू, हेलो,
बाजूला वा. चलो पीछे चलो. चलो चलो पीछे चलो. दो गोलियों के निशाने और जनार्दन ने भी 2 ही गोलियां चलाई थी. मैडम, गोलियों के निशान को देखकर ये लग रहा है कि 12 बोर का कारतूस है और ऐसे ही सेम 12 बोर की कारतूस की 2 नली जनार्दन के पास है. और ये नदी भी जनार्दन के घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है. दरअसल मैडम, ये जगह जनार्दन का घर और शादी का पंडाल इसके बीच में आती है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहीं से होकर जाना पड़ता है. एक काम करो पवार, विभावरी के घर वालों को खबर कर दो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो. और सबसे अहम बात, जनार्दन पर मर्डर का केस रजिस्टर करो. ओके मैडम. विभावरी के कत्ल की पुष्टि हो चुकी थी. वो विभावरी जो सिर्फ एक अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा कर रही थी, उसे अपनी सफाई का मौका दिए बिना ही जनार्दन ने मार दिया. आखिरकार जनार्दन पर हत्या का केस दर्ज हुआ, लेकिन अगर जनार्दन की माने तो उसे पता ही नहीं था कि विभावरी वहां से कब और कैसे गायब हुई. क्या विभावरी वाकई जनार्दन की बंदूक से चली गोलियों से मारी गई थी, या फिर इसके आगे का रहस्य कुछ और था? और इसी वजह से पुलिस की संदिग्धों की लिस्ट में सोपान, मालिनी, तानाजी और जनार्दन सभी मौजूद थे. पवार, पोस्टमार्टम के हिसाब से विभावरी का खून गोलियां चलाने से नहीं, गला दबाने से हुआ है. अब गोलियां चलाने के बाद गला दबाने का चांस तो जनार्दन का हो ही नहीं सकता. पवार, अगर ये जनार्दन 2 गोलियां चला सकता है तो और भी गोलियां चला सकता था. उसके बावजूद भी वो लड़की जिंदा थी, इसका मतलब है किसी और ने आकर उसका गला दबाया है. पवार, ये जनार्दन को तोड़ना पड़ेगा. ये हमें पूरा सच नहीं, आधा सच बता रहा है. मैडम, जनार्दन सावंत कभी झूठ नहीं बोलता. मैंने बोला है आपको, मैंने 2 गोलियां मारी, उसको उधर ही छोड़ दिया और वहां से मैं निकल गया. वो 3 लड़कियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम. अब 10 बार पूछोगे तो वही बोलूंगा, 50 बार पूछोगे तो भी वही बोलूंगा. तो बच्चियां गायब हुई ये पता ही नहीं तुम्हें? कैसे पता होगा मैडम, मैं तो इधर आ गया था. मुझे चिंता है तो सिर्फ मेरी गुड्डी की. क्यों? बाकी बच्चियों की चिंता नहीं है? उनकी चिंता करके क्या करे मैडम, वो भी बड़ी होकर विभावरी के जैसे पराये मर्दों को अपने ही घर में बुला के इश्क लड़ाएंगे. लेकिन मेरी गुड्डी दिमाग से थोड़ी कमजोर है, बहुत भोली है, उसे कुछ नहीं समझता. ऐसा कौन होगा जिसने गोली मारने के बाद गला दबाया होगा? तीनों बच्चियों को भी गायब किया होगा. क्या मकसद हो सकता है इस इंसान का? सोपान भी हो सकता है, क्योंकि मालिनी के मुताबिक वो विभावरी से प्यार करने लगा था, हमेशा उसकी मदद करता था. मौका देखकर उसने मदद की कीमत मांगी होगी और विभावरी ने उसे झटक दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर वापस आया होगा और विभावरी का गला दबाया होगा. और ऐसा करते वक्त उन 3 लड़कियों ने उसे देखा होगा और इसीलिए उसने लड़कियों को गायब कर दिया. बिल्कुल हो सकता है. ये सोपान का कुछ पता चला? कहाँ है वो? थम गाड़ी साइड ला. मानता हूँ सर, गलती मेरी, लेकिन अभी सर गाडी साइड ला लाव. सर घरचा माणसं आहे सर. साइड ला लाव. किती माणसं आहेत? कमांडर काय झालं? माणसं बघा चेपून भरली साहेब. सर आगे से नहीं भरूंगा सर, गलती हो गई सर. वो तानाजी और मालिनी ने मेरे को विवाह के साथ कांड करने का काम दिया था. उनको वो जनार्दन को बेइज्जत करना था. मैं उधर गया भी यही सोच के था, पण ती मुलगी खूप चांगली होती साहेब. वो अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने खानदान की इज्जत की भी बहुत फिक्र थी. वो कभी मेरे को हाथ नहीं लगाने दी, मेरे को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी वो. और बात दोस्ती से आगे नहीं बढ़ी तो गला दबाकर मार डाला उसको? मैडम, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उसे प्यार करने लगा था. और रोज की तरह उस दिन भी हम उसके बेवड़े बाप को ढूंढने गए थे. बहुत ढूंढने के बाद उसको घर ले आए थे मैडम. यहाँ तक की कहानी मालूम है हमको, और इसको बिठा के रखो जब तक आगे की कहानी नहीं सुनाता. और ये विभावरी का बाप प्रताप, इसकी क्या खोज खबर है? 1 नंबर का बेवड़ा है मैडम, 24 घंटे दारू के नशे में रहता है. उस दिन भी घर के बाहर खटिया पर दारू पी के धुत था.
ए, उठ रे, उठ, अरे उठना। वो इतना पिया हुआ था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो क्या बंदूक चलाएगा? अभी भी कहीं पर दारू पी के गटर में पड़ा होगा। अपनी बेटी की मौत का गम भी नहीं है उसे। और यही एक बात हैरान करने वाली है, इस फैमिली में किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है, लेकिन कातिल बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बाहर वाले को बचाने के लिए जनार्दन सूली पे नहीं चढ़ेगा। मैडम, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंदूक पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो जनार्दन के हैं और दूसरे किसी बच्चे के हैं। गुड्डी दिमाग से थोड़ी कमजोर है। ये भी हो सकता है कि गुड्डी ने अपने पागलपन में विभावरी पर गोलियां चला दी हो और जनार्दन ने उसे बचाने के लिए दोनों बच्चियों को मारकर इल्जाम अपने सर ले लिया हो। अच्छा पवार, ये शादी का वीडियो देखा तुमने? जनार्दन कब तक है वहां पे? मैडम, वीडियो से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि लाइट जाने की वजह से वीडियो शूटिंग नहीं हो पाई थी। और लाइट आने के बाद जो फोटो निकाले गए उसमें ज्यादातर दूल्हा और दुल्हन ही थे। इसका मतलब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो वहां से 8:15 या 8:20 के बीच निकला था। और ऐसे 2 लोग हैं जो जनार्दन को इस काम में मदद कर सकते हैं, जो गुड्डी से बेहद प्यार करते हैं, और वो दोनों हैं उसके माँ बाप अजिंक्य और सुचित्रा। मालिनी, ये काहीतरी खाऊन घे। आप लोग यहाँ रुकिए, आप ये खाना लेकर अंदर जाओ, इनसे पूछताछ करनी है। तुम्हारी बेटी गुड्डी उसी दुनाली बंदूक से खेलती थी जिससे विभावरी का खून हुआ? हाँ, मैंने बाबा को बहुत बार बोला भी था उसे डांटने के लिए, लेकिन बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बाबा की एक बार बोलने पर वो बंदूक दे भी देती थी। तुम्हारे ससुर जी को गुड्डी को छोड़कर बाकी सब लड़कियों से प्रॉब्लम थी ना? और तुम्हें? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आणि तुला? क्या बात कर रही है मैडम? सगळ्या माझ्या मुलीसारखेच होते, मैं सबको बराबर प्यार करता था। अब अंदर आइए जरा मेरे साथ। डरिए मत, देखने दीजिए। किसने मारा इतना बेरहमी से? बोलिए, डरिए मत, कहिए किसने मारा है? गुड्डी के पापा ने। इसी तरह जानवर के जैसे हमेशा पीटते हैं, औरत को समझते ही नहीं। किती वेळा विचार आला मनात कि अपनी जान ले लूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी गुड्डी का क्या होगा, कौन देखेगा, ये सोचकर रुक गई। देखिए, आप शांत रहिए, रोइए मत। बाहर क्यों नहीं आना? घरेलू हिंसा अपराध है, पता है ना तुझे? मैडम, पति पत्नी के बीच में तो ये बातें होती ही रहती हैं। ये सब बड़ा चढ़ा के बोल रही हैं आपको। औरत का तो काम है राई का पहाड़ बनाना। देख तो हमें। एक मिनट। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। मैडम, और एक लड़की का पता चल गया है। ये लड़की जंगल में घूम रही थी, हमने देखा, इसलिए आपको मैंने फोन किया। और इसके फ्रॉक पे लगा खून तो सूखा है, इसका मतलब ये विभावरी का भी हो सकता है। और मैडम, हमें गुड्डी भी वहीं मिली, नदी में, जंगल के पास, जहां पर विभावरी की लाश मिली थी। एक काम करा, ये फ्रॉक बदलो इसका, और ये वाला फ्रॉक फोरेंसिक लैब भेजो। गुड्डी, गुड्डी, मेरी बच्ची, गुड्डी। मैडम, गुड्डी के फ्रॉक के ऊपर जो खून के निशान पाए गए, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है। मैडम, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि गुड्डी के फ्रॉक के ऊपर एक नहीं, 3 लोगों के खून के निशान है।
गुड्डी, अभी हमें बताओ, तुमने विभावरी ताई को मारते हुए किसको देखा था? याद है? याद है? मंसोड़े, और इसको पूछ के कोई फायदा नहीं है। एक काम करा, घरच्यांवर नजर ठेवा। फैमिली से कोई भी गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैडम काय झालं? मेरी बेटियों का क्या हुआ? वो अब तक क्यों नहीं मिल रही मैडम? घाबरू नका, गुड्डी मिल गई है ना, अभी दोनों लड़कियां भी मिल जाएगी। ये विभावरी की डेड बॉडी हमें नदी के पास मिली और गुड्डी भी वही जिंदा मिली। हो सकता है उन दोनों लड़कियों को भी उसी नदी में बहा दिया गया हो। और एक काम करा, ये नदी के साइड में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सब में साक्षी और सोनाली का लापता होने का और मर्डर होने का अलर्ट भिजवा दो। ओके मैडम। उस घर में ऐसा कौन है जिसको विभावरी से इतनी नफरत है? कहीं कातिल उसका अपना बाप प्रताप तो नहीं है? लेकिन मैडम वो उसे किस रंजिश में मारेगा? क्योंकि उस दिन तो उसकी हालत दारू पी के धूम था यही ना। और हो सकता है वो हमसे झूठ बोल रहा हो, नाटक कर रहा हो। वो अपनी बेटी से नहीं, बाकी लड़कियों से शायद नफरत करता हो। नफरत किस वजह से, ये तो वो खुद ही हमें बताएगा। देखो कहाँ पी के पड़ा है, उठा के लेके आओ उसको। ओके मैडम। जनार्दन, तानाजी, सोपान और मालिनी से होते हुए पुलिस के शक के दायरे में मासूम गुड्डी भी आई और अब उनका शक था प्रताप पर। लेकिन क्या एक सगा बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? उस बेटी का जो कि एक माँ की तरह से उसका ध्यान रखती थी, और वो भी उस हालत में जब वो उसके सामने घायल पड़ी हो, मौत से जूझ रही हो। और अगर हाँ, तो सोचने वाली बात है कि वो नफरत कितनी गहरी होगी। क्या तुम्हें ठीक से याद है वाकई प्रताप नशे में धुत था? हाँ मैडम, उसने बहुत पी रखी थी। मैं और रिभा ने बड़ी मुश्किल से उनको घर पे छोड़ा था। घर पे और कौन कौन थे? वैसे मैं अंदर नहीं गया था, लेकिन हम घर पहुंचे थे ना, तब तीनों बच्चियां बाहर आई थी। सो जाइए। लेकिन ये बात भी सच थी कि विभा अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। वो जितना उस पर मरती थी, उसका बाप उससे उल्टा था, उसे बहुत गालियां बकता था। वो बेचारी तो उसकी देखभाल भी जबान बंद करके करती थी, ताकि उसे पता ना चले कि ये विभा है और वो गालियां ना बके। तूने मारा तीनों लड़कियों को? बोल। मालूम नहीं मेरे को कुछ नहीं पता मैडम। हाँ, उस दिन वो सोपन और विवाह मेरे को घर लेकर आई और उधर वो बार में सुलाया मेरे को। ये आया था उधर शायद। उधरे अब वो कुछ तो बात कर रहे थे मैडम, मुझे अपन पिया हुआ था, अपन घर से कब निकला अपने को पता नहीं। उठ। हाँ? कहाँ लेके गया था तीनों लड़कियों को? कहाँ लेके गया? किसको? किधर लेके गया? किधर? तुझे पता है विभावरी मर गई है, खून हो गया उसका। विभा मर गई, उसका खून हो गया। मेरे को पता है, मेरे को मालिनी और सना वो बोलने वाला वो उसे बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान। मैडम आपको गलतफहमी हो रही है। हाँ मैडम, हम लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब आपको बता दिया हम लोगों ने। खून करने का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और रिमांड पे जाने का सोच सकते हो ना? अब तक तो कोर्ट के ऑर्डर आ ही जाएंगे, फिर तुम क्या, तुम्हारे भूत भी बोलेंगे। मैडम आप हमारे पीछे क्यों पड़े? हम सिर्फ ससुर जी को धमकाने वाले थे और इसके लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते। और हम तो ससुर जी को सबक सिखाने वाले थे, वो भी सोपान ने मना कर दिया तो वो भी नहीं हो पाया। बंसोड़े,
इन सबको बिठा के रखो। ओके मैडम। चलिए। जब तुम कमरे में घुसे तो विभावरी क्या कर रही थी? कितनी बार बोलूं मैडम, वो कमीज के बटन लगा रही थी। आई शपथ मैडम, मैं विभा को बाहर ही छोड़ के गया था। मेरे को तो अंदर जाने का परमिशन भी नहीं था। वजह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, बहुत प्यार करता था मैं उसको। और ये विभावरी को जनार्दन ने जिस हालत में देखा था और बिस्तर की भी जो हालत थी, उस हिसाब से विभावरी पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर वो सोपान नहीं था तो फिर कौन था? मतलब विभावरी का किसी के साथ संबंध था? संबंध था या वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था? पवार, ये जो कोई भी है वही कातिल है। वो उस लड़की के पीछे पड़े थे। अपने ही घर में खुद को कैसे कैसे बचाती फिरती थी। काका कुछ चाहिए आपको? विभा ने मेरे को बोला। बात इतनी बढ़ गई थी कि ससुर जी तक को मालूम पड़ा, पर उन्होंने उनको डांटा नहीं, बल्कि विभा को ही डांटा। खोटा बोलता है, खोटा बोलता है। तेरा काका तेरे पे डोरे डालता है, हाँ? तू खुद अपने काका पे डोरे डालती है और उल्टा बोलती है। मुझे अच्छे से मालूम है तेरा चरित्र क्या है। अजिंक्य कहाँ है? कितनी बार समझाया उसको, पर वो मानी नहीं रही थी। क्या करता मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर उस दिन शादी में बत्ती गुल हो गई और मैं वहां से निकल पड़ा। अरे क्या हुआ, काय झालं रे? मैं घर पहुंचा, देखा तो वो अपने कमरे में ही थी। मैंने उस पर काबू करने की कोशिश की, काका क्या? मैंने देखा कि साक्षी और सोनाली वहां आके देख रही है और फिर बाहर से कुछ आवाज आई तो मैं वहां से भाग गया। मैंने देखा कि बाबा अचानक घर पे आ गए थे। मैं सोनाली और साक्षी को लेके दूसरे कमरे में भागा। बाबा बंदूक लेके विभावरी के कमरे में गए तो मैं चुप के वहीं से देख रहा था। विवाह! मैंने देखा कि बाबा ने विभावरी को गोली मार दी थी। लेकिन विवाह जिंदा थी। उतने में सोनाली और साक्षी भी वहां आ गई। मैंने उनको कहा कि बाबा ने विभावरी को गोली मार दी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी विभावरी कहीं मर जाएगी। कपड़ों पे खून ना लगे इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए। मैं साक्षी और सोनाली को मारने के लिए जैक लेने गया तो देखा गुड्डी विभावरी के लाश को लिपट के हंस रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि गुड्डी कब आके गाड़ी में बैठी थी, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। साक्षी और सोनाली को लेके मैं नदी की तरफ गया और जैक में लगा हुआ खून गुड्डी के फ्रॉक से पहुंच दिया। फिर मैं गाड़ी लेके आगे निकला और विभावरी की लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया। गुड्डी के कपड़ों पे तीनों के खून के निशान थे, इसलिए मुझे उसे जंगल में ही छोड़ना पड़ा। फिर मैं नदी में नहा के रिसेप्शन के कपड़े पहन के फिर रिसेप्शन में पहुंच गया। तुम जैसे समाज के ठेकेदार अपनी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं और दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं।
तेरे लिए अच्छा इंतजाम है बेटा इधर। चल तेरा ट्रेनिंग शुरू करते हैं। घेऊन जायला। अजिंक्य जैसे लोगों को परिभाषित करने के लिए वहशी, दरिंदे, ये सभी शब्द बहुत छोटे हैं। विभावरी की बेचारगी पर आंखें नम हो जाती हैं, जो अपने ही घर में पराई थी, असुरक्षित थी और मारी गई। सोनाली और साक्षी की डेड बॉडी पुलिस ने उसी नदी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बरामद की। जनार्दन को विभावरी पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के जुर्म में और अजिंक्य को सेक्सुअल हैरेसमेंट और विभावरी, सोनाली और साक्षी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। हिंदुस्तान के न जाने कितने घरों में एक विभावरी हो सकती है। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर आपका परिवार आपकी मदद नहीं कर रहा तो आप हिम्मत ना हारें, पुलिस के पास जाएं, वो आपकी मदद जरूर करेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी आपको उस नर्क से निकालने की। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।